नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट एंड इट्स बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ये आपके एफसीआई एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर एफसीआई के अलावा आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी सिलेबस में है, तो उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले आज हम देखेंगे डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? क्लाइमेट की। तो सिंपल शब्दों में डेफिनेशन है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टिपिकली 30 ईयर्स और मोर। मतलब क्लाइमेट का मतलब एक जगह के एवरेज वेदर कंडीशंस हैं। एवरेज वेदर कंडीशन, राइट, जो कई सालों तक ऑब्जर्व किए जाते हैं। ज़्यादातर 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा। किसी एक जगह के हमने 30 साल तक वेदर कंडीशन ऑब्जर्व किए हैं, और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट होता है कोल्ड। सॉरी, बारिश बोल दिया मैंने। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट आपकी 30 ईयर्स या मोर की वेदर कंडीशंस है। अब 3 चीज़ें होती हैं: वेदर, क्लाइमेट और सीज़न, राइट। तो वेदर की बात करें तो वेदर शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। शॉर्ट टर्म मतलब जो आप डेली या वीकली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर आज बारिश हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? आज का वेदर रेनी है, ठीक। बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है, तो आप बोलेंगे गर्म है आज का वेदर। या बहुत ठंड है आज, तो आप बोलेंगे आज का वेदर कोल्ड है, ठीक। तो वो आज का या एक वीक का मैक्सिमम जो वेदर कंडीशन होती है उसको हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट 30 ईयर्स लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक, 30 ईयर्स और मोर। अब एक इसी के बीच में आता है सीज़न। सीज़न क्या होता है? तो सीज़न देखो, सीज़न ये 6 मंथ्स के आसपास की वेदर कंडीशन होती है। जैसे इंडिया में अभी क्या चल रहा है? इंडिया में अभी विंटर सीज़न चल रहा है, ठीक। अब ये विंटर सीज़न आपका 3-4 महीने तक रहेगा। इसमें ठंड पड़ेगी। अब किसी दिन ठंड में 1-2 दिन बारिश भी हुई, तो वो जो था वो वेदर था उस दिन का। लेकिन ये पूरा जो सीज़न है इसको विंटर सीज़न बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑटम आएगा, और इसके पहले विंटर के बाद सॉरी स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद समर आएगा, समर के बाद ऑटम आएगा। तो ये सब क्या है? ये सारे आपके सीजन्स हैं, ठीक है। तो आपको वेदर, क्लाइमेट और सीजन्स में अभी तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारे डेफिनेशन की बात। चलो आगे चलते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या करता है? लैटिट्यूड के बारे में तो पहले आपको पता होगा कि हमारी अर्थ को हमने ऐसे कुछ कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं अर्थ के ऊपर। इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। और ये जो आपकी लैटिट्यूड जो सबसे मिडिल में अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो बीच से जाती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर है, ये भी पता है हमें। ये हो गया आपका इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर वाला रीज़न है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। तो सनलाइट सबसे ज़्यादा इस रीजन में आएगी, और फिर यहाँ पे थोड़ी कम जाती है, ठीक, धीरे धीरे कम जाती है। तो ये जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है ना, वो सबसे ज़्यादा सोलर लाइट लेता है। इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले तो लैटिट्यूड, ये डिटरमाइन करती है कि कहाँ पे कितनी एनर्जी मिल रही है अर्थ को। तो सबसे ज़्यादा आपके इक्वेटोरियल वाले रीजन में मिलेगी, जहाँ पे इक्वेटर है, और उसके ऊपर 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ। ये पूरे रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये। और फिर धीरे धीरे जैसे ही आप ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे आएंगे, तो सोलर एनर्जी थोड़ी कम जाएगी उन एरियाज़ में, तो वो कंपैरेटिवली ठंडे होंगे। और पोल्स पे बहुत कम जाती है, इसलिए पोल्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, आपको पता है, ठीक।
तो ट्रॉपिकल, ये आपका इक्वेटर वाला रीजन जो है ना, उसको ट्रॉपिकल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, और धूप आती है तो ज़्यादा धूप आती है, इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, और फिर बारिश हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। टेम्परेट में और पोलर की बात करते हैं सबसे पहले, तो पोलर में धूप बहुत कम आती है, तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। अब इनके बीच का यहाँ पे मॉडरेट वेदर कंडीशंस होती हैं टेम्परेट रीजन में। तो पोलर और ट्रॉपिकल के बीच वाला जो रीजन है ना, उसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। चलिए एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली हाइट। आप जितना ज़्यादा हाइट पे जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंड मिलेगी। जैसे अगर आप सी के पास हो, ठीक, और तो यहाँ पे जो सी लेवल की जगह होगी ना, ये थोड़ी गर्म होगी, और जैसे ही आप माउंटेन्स के ऊपर चले जाओगे, माउंटेन्स पे जो रीजन होगा, माउंटेन का जो वेदर होगा उस टाइम, वो बहुत ठंडा होगा। तो जितने ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंडा क्लाइमेट मिलता जाएगा, सिंपल। अब सी से डिस्टेंस की बात करते हैं। तो आपको पता है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनका क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट होता है। जबकि इनलैंड एरियाज़ मतलब जो लैंड से घिरे हो। कोस्टल का मतलब पता है, जिनके पास सी हो, जैसे हमारा साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये क्या है, ये कोस्टल है। तो यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट आपको मिलेगा। लेकिन इनलैंड एरियाज़, जैसे आप नॉर्थ में चले जाओ जो लैंड लॉक्ड हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करो या आप उत्तराखंड की बात करो, तो ये सब क्या है, इनलैंड है। तो यहाँ पे जो आपको क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा मिलेगा। कश्मीर चले जाओ तो ठंडे क्लाइमेट्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे सब कुछ एक्सट्रीम होता है। अभी ठंड है तो मैं ठंडा बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप गर्मी में जाओगे, अगर आप यूपी चले गए या फिर आप बिहार साइड चले गए, जहाँ पे लैंड लॉक्ड है, इनलैंड जो जगह है और फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे आपको गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी और ठंड में एक्सट्रीम ठंड मिलेगी। यूपी, एमपी, बिहार, इस टाइप के जो रीजन्स हैं वहाँ पे। ओशन करेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, हमने ओशन करंट के बारे में ओशनोग्राफी में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो ओशनोग्राफी वाला लेक्चर जाके देखो, मैं ऊपर आई बटन पे टैग कर दे रही हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जो वार्म आपकी करंट्स होती हैं और कोल्ड करंट्स होती हैं, उनसे भी तो इन्फ्लुएंस होगा रीज़न। अगर वार्म करंट आएगी अपने साथ गर्म पानी लेके ठंडे रीजन में आएगी, तो वहाँ के वाटर को गर्म करेगी, और इसकी वजह से वहाँ के वेदर कंडीशन पे भी तो इफ़ेक्ट होगा। सेम गोज़ विद कोल्ड करंट। तो ओशन करंट की वजह से भी क्लाइमेट आपका इफ़ेक्ट होता है। विंड पैटर्न की वजह से भी होता है, क्योंकि विंड पैटर्न ही तो हीट और मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे ग्लोब पे। तो इनकी वजह से भी आपका क्लाइमेट इफ़ेक्ट होगा। और लास्ट इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है फ्लैट एरियाज़, माउंटेन्स, किसी एक प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या कह सकते हैं, जैसे वहाँ पे कितने माउंटेन्स हैं, कैसे फील्ड्स हैं, इसको स्टडी करना, इसको टोपोग्राफी कहते हैं। तो माउंटेन्स क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं, उनकी वजह से रेनफॉल होता है। देखो यहाँ पे देखो, ये माउंटेन है, ठीक है। अब माउंटेन क्या करेगा कि यहाँ सी है, तो सी से ऐसे ऐसे हवा जा रही है, ठीक, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऊपर जाते जाते क्या होगी, एक्यूमुलेट होकर ठंडी होगी। और अब सी से आ रही है हवा, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, अपने साथ मॉइस्चर लेके ऊपर गई, एक्यूमुलेट हुई, ठंडी हुई, और यहाँ पे क्या बनने लगते हैं, बादल बनने लगते हैं, ठीक। अब कुछ तो इसके ऊपर निकल जाते हैं, ठीक, कुछ ऊपर निकल के कहीं और चले जाएंगे हवा के साथ, लेकिन कुछ यहीं माउंटेन से टकरा के यहीं पे बारिश कर देते हैं, ठीक। तो ये जो बारिश हुई, जिस साइड विंड आती है, जिस साइड विंड आके टकराती है, उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, ठीक। और जिधर इसके जस्ट ऑपोजिट, ये इस वाले साइड को आप क्या कहेंगे, लीवर्ड साइड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बादल आके इससे टकरा गया और यहाँ पे बारिश हो गई, और फिर उसके बाद बादल चले गए हवा के साथ, लेकिन इसके जो ऑपोजिट साइड है, इस साइड बारिश नहीं हो पाई, तो इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो टोपोग्राफी जो है, यानी माउंटेन्स वगैरह, वो भी आपके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। समझ आया इतनी चीज़? चलिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट
सिस्टम। अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। हमको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैस जिसने अर्थ को घेर रखा है, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब ये क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है और इसकी वजह से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब समझो ऐसी बात कि हीट ही ना हो अर्थ पे तो अर्थ फ्रिजिड हो जाएगा ना, बिल्कुल हीट तो चाहिए। तो ये जो एयर्स है ना, ये जो गैसेस हैं, ये हीट को ट्रैप करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज़, तो ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ये सब किसका पार्ट है, ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाटर साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर साइकिल का मतलब होता है बारिश कराना, वापस से वाटर बन जाना, फिर बारिश कराना, वाटर बन जाना। और इसकी वजह से हीट रेगुलेशन होता है। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा मतलब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो हीट का रेगुलेशन कौन करता है, हाइड्रोस्फीयर करता है। लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो जो भी लैंड सरफेस है अर्थ का वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक। ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे इफेक्ट करता है, इजी। कायरोस्फीयर का मतलब आइस और स्नो के रीजन्स होते हैं। तो ये अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। एंड देन बायोस्फीयर क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी अर्थ पे रह रहे हैं वो भी तो क्लाइमेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं और उसकी वजह से भी क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। तो इसको कोपेन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कोपेन क्योंकि व्लादिमीर कोपेन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे कोपेन नाम रख दिया गया, ठीक। तो कोपेन सिस्टम में क्लाइमेट को 5 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, ठीक। किसके बेस पर, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझ रहे हो, बारिश, उसके बेस पर। चलो तो सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिकल यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। यानी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की जगह अभी हमने देखा है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कहाँ होता है, आपके इक्वेटोरियल रीजन में, राइट। मैं फिर से यहाँ बनाती हूँ, ये आपका अर्थ है, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी को मैंने 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ साउथ बोला था, ठीक है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया से होकर जाती है, आपको पता है, और ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी हमने देखी कि सनलाइट आती है, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होता है और इसकी वजह से बारिश हो जाती है, राइट। तो इस एरिया को आप किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल के नाम से, ठीक है। ये एरिया ट्रॉपिकल में आएगा। ड्राई, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स। एरिड मतलब होता है जहाँ बारिश कम हो, ठीक। तो वैसे रीजन्स को ड्राई रीजन्स कहते हैं। अच्छा, ड्राई रीजन्स ज़रूरी नहीं है आपके हमेशा गर्म ही हो। जैसे बेसिकली लोगों का क्या ऐसा मानना है कि अगर हम डेज़र्ट बोले तो डेज़र्ट हमेशा गर्म ही होगा, ऐसा नहीं है। डेज़र्ट वो जगह होती है जहाँ बारिश नहीं होती या बारिश बहुत कम होती है, एरिड या सेमी एरिड। एरिड मतलब बिल्कुल बारिश नहीं होती, सेमी एरिड यानी काफ़ी कम बारिश होती है। तो देखो अगर हम थार मरुस्थल की बात करें, थार डेज़र्ट, तो थार डेज़र्ट गर्म डेज़र्ट है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख क्या है, ये एक कोल्ड डेज़र्ट है। दोनों जगह पे बारिश नहीं होती, इसलिए दोनों डेज़र्ट हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेट रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, प्रेसिपिटेशन दोनों मॉडरेट में होता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब है जो सी के साथ हो। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पेनिनसुला है, आपको पता है, नीचे से सी से घिरी हुई है और ऊपर लैंडलॉक्ड है। तो ये वाला जो इंडिया का रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, जो कि यहाँ आपके बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है और फिर ये पूरा इंडियन ओशन
ठीक, और यहाँ पे अरेबियन सी। तो इसको आप कॉन्टिनेंटल रीजन कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल में विंटर्स कोल्ड होते हैं और समर्स वार्म होते हैं। ये कोपेन का सिस्टम है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज पोलर। तो आपको पता है पोलर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है क्योंकि सनलाइट ही बहुत कम जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेटिक जोन्स की बात करते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग जो आपका क्लाइमेट है उसको 3 जोन में बांट दिया गया है। पहला क्या है? ट्रॉपिकल जोन, दूसरा क्या है? टेम्परेट जोन, और तीसरा क्या है? पोलर जोन। इजी। फिर से बनाते हैं। अर्थ, फिर से इसमें इक्वेटर दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये बीच वाला रीजन इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और सबसे ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, तो इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। पोलर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, सनलाइट बहुत कम जाती है, तो ये क्या हो जाता है? पोलर जोन। और बाकी ये जो बचा हुआ है ये कौन बन जाएगा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में आता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया इन तीनों में से किस जोन में आएगा, वो आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर क्लाइमेटिक फिनोमेना। क्लाइमेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है अल नीनो एंड ला नीना। अल नीनो और ला नीना क्या है? ओशन करेंट्स हैं। और अगर आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप ओशनोग्राफी वाला लेक्चर देखिए, वो भी मैं ऊपर आई बटन पे लगा देती हूँ, और वहाँ से आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और इनका क्या इम्पैक्ट होता है वेदर पे, ये भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? मॉनसून। तो मॉनसून क्या करती है? सीजनल विंड्स जब आती हैं तो उनसे रेन होता है पूरे साउथ एशिया में, ये क्या है? मॉनसून है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स क्या करते हैं? ये भी क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं। साइक्लोन क्या होता है? लो प्रेशर होता है, डिस्ट्रक्शन करता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है? हाई प्रेशर होता है और इनका भी क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट होता है। सेकेंड इज़ क्लाइमेट चेंज। अगर लॉन्ग टर्म चेंज होता रहेगा टेम्परेचर में और वेदर पैटर्न में तो उससे क्लाइमेट चेंज भी हो जाएगा, ये भी पता है हमें। इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे? तो क्रॉप की ग्रोथ कैसी होगी या क्रॉप की यील्ड कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी ग्रोथ और अच्छी यील्ड होगी। नहीं हुई बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर आपका क्रॉप ख़राब हो जाएगा। रेनफॉल और टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन को, हमें पता है। ड्रॉट और एक्सेसिव रेनफॉल भी क्रॉप फेलियर, अभी जो मैंने बताया कि या तो बिल्कुल बारिश ना हो या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, इससे हमारा क्रॉप फेल हो सकता है। रेनफॉल अभी हमने देखा ये वाला, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, उससे भी फूड प्रोडक्शन क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है। चलिए क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक तो पहले नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो वॉल्केनो से इरप्शन होता है उससे बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। और सोलर रेडिएशन यानी जो सन से रेज आ रही हैं डायरेक्ट, उससे भी गर्मी बढ़ती है, तो क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ की वजह से। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ यानी बहुत ज़्यादा CO2 का एमिशन, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, इससे ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हो जा रही है अर्थ पे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ को क्या कर रही हैं? गर्म कर रही हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। और दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना, इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है? वही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी होता है। इसका इफ़ेक्ट क्या है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। सी लेवल राइज़ हो रहा है। क्यों सी लेवल राइज़ हो रहा है? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जाके पानी सी में मिल रहा है, तो सी लेवल बढ़ रहा है और हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक, तो ये सारे आपके क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ और रीजंस हो गए।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न आपके लिए है ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़। तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज को, देखो अगर हम ये कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रोक देना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें ग्रोथ भी करना है। तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन रोकना नहीं है, लेकिन हमें कुछ सस्टेनेबल तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इतनी ना निकले, या अगर ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं तो उसको किसी तरीके से सिंक बना के उसको उसमें एब्जॉर्ब करा लिया जाए। जैसे एनटीपीसी जो है वो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। आप कभी एनटीपीसी के बारे में पढ़ना कि वो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करने के लिए क्या क्या इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, या क्लाइमेट चेंज के लिए एनटीपीसी ने क्या किया है। तो बहुत ही अच्छा इनका इनिशिएटिव है, आप इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ना। चलो, अब हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात तो हमने कर ली कि हो रहा है, कॉम्बैट कैसे करें। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करना चाहिए। अभी अधिकतर हमारा काम कोल बेस्ड है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल वे कोल से हम निकालते हैं, उससे माइनिंग होती है। माइनिंग भी अच्छी नहीं है, माइनिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। और माइनिंग की वजह से जब आप कोल बर्न करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, माइंस में से बहुत ज़्यादा मार्श गैसेस निकलती हैं। तो इससे भी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, मतलब हमें बहुत ऑर्गेनिक टाइप की फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह या केमिकल्स का यूज़ करें अपने फार्म्स में। और हमें पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं वो बनाने चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चंस। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको इस पूरे सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।